हेलो माय सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स। तो आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा मॉक पेपर। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि बिल्कुल सीयूईटी पीजी के मॉक पेपर के स्टिमुलेशन में हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट है कि 90 मिनट्स में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, 75 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट से अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 मेंशन करना है। मैंने पहले ही बोला था कि मेंशन करके रखना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सही किया तो +4 अपने आप को दो, क्वेश्चन नंबर 2 में गलत किया तो -1 दो, और ऐसे ही मार्किंग आपको साइड बाय साइड देना है खुद को। जैसे ही मैं आंसर रिवील करूंगी मार्किंग तुरंत लिख लेना। टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करेंगे। मैं स्टॉप वॉच शुरू कर दूंगी। जिस मूवमेंट से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करेंगे उसी मूवमेंट से। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पेपर है। 2 मॉक पेपर सॉल्व करते ही हमारे 1000 एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। हमने ऑलरेडी 700 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। हमने 13 यूनिट्स के 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करे विच मेक 650 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने 50 एमसीक्यू किसके देखे हैं? लॉ के देखे हैं। एंड इसके साथ ही 700 हमारा स्कोर होता है। जैसे ही आप 2 मॉक पेपर 75 का करोगे, 300 आपका एमसीक्यू का स्कोर हो जाएगा एंड इट विल बी 1000 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है, लाइव अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं, वो वीडियो के फॉर्मेट में लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसे कवर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं टाइमर लगा रही हूँ। कोशिश करेंगे कि 19 मिनट से पहले पहले ही हम इसे सॉल्व कर लें। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कमेंट में आप सभी को मैं नहीं बताऊंगी कि किसका सही किसका गलत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आप सभी की है। सो स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच राइट नाउ। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इन फोरेंसिक साइंस क्या कहता है? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल इवन इफ दे आर फैक्टर मेड। Evidence, all evidence must be collected by a single individual. Every criminal is a unique individual. Only human biological evidence can be individualized. ठीक है, सो फटाफट से आंसर करो अपने अपने आंसर्स कमेंट में एंड देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या है करेक्ट आंसर। ओके, स्टॉप वॉच साइड बाय साइड चल रही है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे फोरेंसिक साइंस के अंदर, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो, गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स ताकि आप अपना आंसर प्रोसेस कर सको। ओके, सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ही 1 मिनट होगा, ऑलमोस्ट इट्स 1 मिनट। ओके, गिविंग यू द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नो ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल इवन इफ, यस, नो ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल इवन इफ दे आर फैक्ट्री मेड। मुझे क्या लगा, नो ऑब्जेक्ट्स है, तो मैंने तो थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया था मुझे ऑप्शन पढ़ने में कि भाई आइडेंटिकल, नो नो ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। बट यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरली क्रिएटेड है, चाहे वो मैन मेड है, चाहे वो फैक्ट्री मेड ही क्यों ना हो, उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते ही हैं। चाहे उसमें वेयर टेयर मार्क हो, चाहे कोई डैमेज हो, कोई माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस हो, या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मार्क हो, वो इंडिविजुअलाइजेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देता है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैच द फॉलोइंग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन with their primary function. So NCRB, NIA, NVP, NPA, BPRND. ठीक है, सामने में आपकी लिस्ट है। काउंटर टेररिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेशनल लेवल क्राइम्स, maintaining crime records and statistics across India, forensic science services and standard setting, training of Indian police services, IPS officers. ठीक है, चलो, वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स। फटाफट से आंसर करो। ओके, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, एनसीआरबी क्या है? ये आपका डेटाबेस है, रिकॉर्ड क्रिएट करता है, स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करता है रिलेटेड टू क्राइम्स। एनआईए क्या है? नेशनल टेरर इन्वेस्टिगेशन करती है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, बट ये टेरर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है।
एनवीपी एनपीए आपके आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी से एसोसिएटेड है, बीपीआरएनडी पुलिस मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च पे काम करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Stockholm syllabus in police science primarily focuses on methods of torture and interrogation, community policing and human rights standards, advanced ballistics, underwater crime scene management. ओके, गिविंग यू द करेक्ट आंसर। देखो, अगर जैसे मैं बोलूंगी टेलिंग यू द करेक्ट आंसर या करेक्ट आंसर पे मूव करूंगी, अगर आप सभी को और ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो, पॉज कर लो, टेक योर टाइम, बट फिर आगे फटाफट करना है, आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिटी पुलिसिंग, ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जो स्टॉकहोम सिलेबस है ये एम्फेसाइज करता है एथिकल पुलिसिंग को, ह्यूमन राइट्स पे, कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग और प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। सो असर्शन बोल रहा है द पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। रीजन क्या है? इट इज मैंडेटरी इंक्वायरी हेल्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ अननेचुरल एंड सस्पिशियस डेथ। मैंने आप सभी को प्रीवियस लाइव्स में भी बताया है कि इंडिया में दो तरीके के इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट इज नथिंग बट इंक्वायरी। ठीक है, दो तरीके की इंक्वायरी होती है, एक होती है पुलिस इंक्वायरी, एक होती है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, मतलब पुलिस पुलिस इंक्वेस्ट या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो वो डिफरेंट सेक्शन से डील करता है, तो आपको ये बताना है असर्शन रीजन। यस, ओके, परफेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असर्शन रीजन बिल्कुल सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। देखो, जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत कंडक्ट होती है और ये मैंडेटरी है, बिल्कुल अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, सस्पिशियस डेथ है, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस है, तो उसमें इंक्वेस्ट होगा ही होगा। कोई भी इंक्वेस्ट को रोक नहीं सकता, इंक्वायरी को नहीं रोक सकता, इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकता, है ना। नेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ में तो इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वेस्ट नहीं होता है, आप सभी को पता है। इसी वजह से आजकल जो भी क्राइम्स होते हैं ना, उसमें घर वाले जब ये फोकस करते हैं कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं कराना है, हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, तो उसमें जरूर कोई ना कोई फॉल प्ले होता है। Okay, question number 5. Physical evidence can be categorized as transient evidence if it is permanent and cannot be destroyed, if temporary in nature and likely to change or evaporate. ठीक है, consist only biological fluids, it is found only in digital formats. ये भी हमने डिस्कस करा है, इससे रिलेटेड चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। ओके, ऑलरेडी 6 मिनट्स हो चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 5 में है। प्रीटी गुड, ऐसे ही मेंटेन करना है। पहले आपको यही कोशिश करना है कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो जिनको आप सॉल्व कर रहे हो फिलहाल। बाकी और मैं सारा मेथड्स प्रोसीजर बता दूंगी फ्यूचर में कि कैसे आपको एक्चुअल एग्जाम पे परफॉर्म करना है। ओके, वेरी गुड। फिजिकल एविडेंसेस या ट्रांजिएंट, फिजिकल एविडेंस को कब हम बोलते हैं ट्रांजिएंट एविडेंस? जब ये टेम्पररी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इवेपोरेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई ओडर, जैसे कि कोई टेम्परेचर, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर, ऑफ कोर्स बॉडी वार्मथ, या कोई स्मोक, उसको ट्रांजिएंट एविडेंस हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन द एनाइसोट्रोपिक नेचर ऑफ सर्टेन एविडेंसेस रेफर्स टू। ठीक है, हमने आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, हमने एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, जो कि एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल एविडेंसेस की, है ना। तो एनाइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है एविडेंस का, या एनाइसोट्रोपिक एविडेंस क्या है? तो करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, इट्स ऑप्शन बी। ये वो प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर फिजिकल एविडेंस की जो कि डिफरेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जैसे कि बायरफ्रिंजेंस, राइट। क्रिस्टल हो सकता है, कोई फाइबर हो सकता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं उसमें, है ना। उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। ओके, आइसोट्रोपिक में सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द टाइप ऑफ एविडेंस विथ पैकिंग मटेरियल। सो ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स,
आर्सन डेबरीज जैसे कि एसेलरेंट से रिलेटेड, लेटेंट फिंगरप्रिंट ऑन अ ग्लास, लूज फाइबर्स। आपके पास पैकिंग के लिए है एयर टाइट ग्लास और मेटल कंटेनर, पेपर बैग और एनवेलप। आफ्टर एयर ड्राइंग, देखो ये जो आपको मिल रहे हैं ना ब्रैकेट्स में हिंट, ये आपके एग्जाम में नहीं होगा, दिस इज जस्ट फॉर यू मॉक पेपर के लिए, ठीक है। रिजिड कार्डबोर्ड बॉक्स विथ फिक्सेटिव्स, स्मॉल ड्रगिस्ट फोल्ड और प्लास्टिक वायर। करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। जो वेट बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उसको आप क्या करते हो, एयर ड्राई करने के बाद पेपर बैग्स में रखते हो। एसेलरेंस अगर है तो आप उसको एयर टाइट ग्लास कंटेनर या मेटल कंटेनर में रखोगे। अगर ट्रेस फाइबर्स है या ट्रेस एविडेंसेस है लूज फाइबर, तो आप उसको स्मॉल ड्रगिस्ट फोल्ड में रखते हो। लेटेंट फिंगरप्रिंट है ग्लास में, तो एज इट इज उस पर्टिकुलरली ग्लास ऑब्जेक्ट को आप रिजिड कार्डबोर्ड बॉक्स में फिक्सेटिव्स के साथ फिक्स करते हो। हमारा मोटिव यही रहता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूवेबल है तो आप उस ऑब्जेक्ट को ही क्राइम सीन से लेके लेबोरेटरी तक चले जाओ। अगर नहीं कर सकते ऐसा तो फिर हम क्राइम सीन पे डेवलपमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन। अ बेसलाइन मेथड इज प्रेफर्ड फॉर मैपिंग आउटडोर क्राइम सीन्स विथ नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। रीजन क्या है, इट यूजेस अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट एज अ रेफरेंस फॉर मेजरिंग द लोकेशन ऑफ एविडेंस। ओके, तो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ही ट्रू है। एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। बेस लाइन मेथड प्रेफर करते हैं आउटडोर क्राइम सीन को मैप करने के लिए विथ नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हम दो फिक्स पॉइंट से खींचते हैं और उसके बाद ही एविडेंसेस को लोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन पोरोस्कोपी द शेप एंड साइज ऑफ स्वेट पोर्स आर कंसीडर्ड क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड लेवल, लेवल 3 डिटेल फॉर आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट लेवल डिटेल फॉर क्लासिफिकेशन एंड टेम्पररी फीचर्स। चलो फटाफट से आंसर करो। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, मैं बता देती हूँ आंसर, ऑप्शन बी, दिस इज थर्ड लेवल, लेवल 3 डिटेल फॉर आइडेंटिफिकेशन। पोरोस्कोपी मतलब क्या, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे स्वेट पोर्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को आप पोरोस्कोपी बोलते हो। ये बहुत ही यूनिक प्लेसेस पर लोकेटेड होते हैं और इसको हम लेवल 3 का आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। मैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बता देती हूँ। लेवल 1 हम किसको बोलते हैं, पैटर्न टाइप, फिंगरप्रिंट के पैटर्न टाइप देख रहे हो कि आप वर्ल है, लूप है, जैसा भी आर्च है एक्सेट्रा। लेवल 2 किसको बोलते हैं, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स या माइन्यूशियाइज, रिज कैरेक्टर, इसको ही हम माइन्यूशियाई बोलते हैं, है ना। लेवल 3 किसको बोलते हैं, लेवल 3 हम बोलते हैं पोर्स को, ठीक है। और रिज एज शेप, इसको लेवल 3 बोलते हैं, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन लेवल 2 से रिलेटेड आया, लेवल 3 से आया, 1 से आया, तो अब आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू मैच द टेबल। एक साइड पे आपके टर्म्स है, उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो रीड रेसिंग किसको बोलेंगे, पेन प्रेशर किसको बोलेंगे, सेरिफ्स किसको बोलेंगे, सेरिफ्स किसको बोलेंगे, स्लैंट किसको बोलेंगे। चलो फटाफट से बताओ। ओके, सो रीड रेसिंग क्या है, वापस से जाके नाम से ही समझ में आ रहा है, रीड रेसिंग मतलब ट्रेसिंग अगेन। ओके, सो गोइंग ओवर, राइटिंग ऑलरेडी रिटन चीज को वापस से जाके वापस से रीटच करना। ओके, पेन प्रेशर क्या है, जिस प्रेशर से हम लिखते हैं। ओके, डेकोरेटिव लाइन को हम
सेरिफ्स कहते हैं या सेरिफ्स कहते हैं। ओके, एम्बेलिशमेंट्स भी आप बोलते हो। स्लैंट क्या होता है? एंगल ऑफ राइटिंग बेसिकली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल फॉर्जरी? और मतलब फॉर्जरी का टाइप जिसमें एडिशन हुआ है, कोई चीज ऐड करी है आपने। सो इरेजिंग जीरो टू टर्न 1000 into 100, एडिंग अ जीरो टू टर्न 100 into 1000, ठीक है। ब्लीचिंग द इंक, ट्रेसिंग अ सिग्नेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बना पाओगे, बट इजी क्वेश्चंस में भी हड़बड़ी मत करना। ओके, सो वेरी इजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। assertion the third tread pattern is a class characteristics but tire wear can become individual characteristics. Reason क्या है? Wear patterns are caused by unique alignment issues, driving habits and road cuts that are unlikely to be duplicated exactly. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मैं टाइम बताती हूँ, हमारा टाइमर साथ में चल रहा है। इट्स 15 मिनट्स ऑलरेडी। 15 मिनट्स में हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे है, प्रिटी गुड। ठीक है, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखो, दोनों ही सही हैं। ओके, तो रीजन भी, मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। इन फोरेंसिक सीरोलॉजी, absorption illusion is a method used for DNA extraction from bones, determining the ABO blood group from dried stains, measuring the concentration of poison in the liver, identifying the species of an insect. Okay, absorption illusion test. ओके, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। अगर आपको और टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन पॉज इट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जब कभी भी ड्राई ब्लड स्टेन से आप ब्लड ग्रुपिंग करते हो तो आप अब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड यूज करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैच द फॉलोइंग टेबल। बायोलॉजिकल स्टेन और कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिसकी ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन। टाइकमन टेस्ट, क्रिसमस ट्री स्टेनिंग, अमाइलेज डिफ्यूजन, ऐसे क्रिएटिनिन आइडेंटिफिकेशन। दिस इज अगेन वेरी इजी, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। देखो, जो ब्लड है उसके लिए तो आप टाइकमन टेस्ट ही करते हो, जो सीमेन है उसके लिए क्रिसमस ट्री स्टेनिंग करते हो, जो सलाइवा है अमाइलेज एक्टिविटी चेक करोगे, हमारे सलाइवा में एंजाइम होता है अमाइलेज। यूरिन में आप क्रिएटिनिन चेक करते हो। ठीक है, सो दिस टेबल इज ऑलरेडी मैच्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करेंगे। सैटेलाइट spatter in blood stain pattern analysis refers to blood that is flung from a weapon, small droplets of blood distributed around a main drop upon impact with a surface, blood found at a distance from the victim, and blood mixed with saliva. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड अ मेन ड्रॉप अपॉन इम्पैक्ट विद अ सरफेस। ठीक है, जब सरफेस पे इम्पैक्ट हो रहा है अगर, तो सैटेलाइट स्पैटर बनते हैं। एक बड़ा सा ब्लड पूल होगा या फिर मेन ड्रॉप होगा, ब्लड पूल नहीं बोलना चाहिए, एक बड़ा मेन ड्रॉप होगा, उसके आसपास छोटे 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 स्पैटर्स होंगे, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट स्पैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करेंगे। असर्शन इन रीजन, असर्शन ए बोल रहा है द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम पी आई भी कहते हैं, पी एल भी कहते हैं, इज अ protein in the pH at which it carries no net electrical charge. Reason क्या है? During electrophoresis, protein will stop migrating once they reach the isoelectric point in a pH gradient.
ओके, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट असर्शन है, बिल्कुल करेक्ट रीजन है। तो बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इन गैस क्रोमेटोग्राफी द वेन डिमीटर इक्वेशन रिलेट्स pressure and temperature, height equivalent to a theoretical plate and flow rate, molecular weight and boiling point, light absorption and concentration. ओके, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है ना, वो आपके फ्लो रेट से रिलेटेड है, आपके एच ई टी पी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द लाइट और एनर्जी सोर्स। तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में, एफ टी आई आर में, आस में, सेम में, तो ग्लोबार और नर्नस ग्लोबार, ड्यूटेरियम और टंगस्टन लैम्प, इलेक्ट्रॉन गन, होलोकैथोड लैम्प। अच्छा, इसका फॉर्मूला बता दूं? ठीक है, वेन मीटर इक्वेशन का फॉर्मूला है, हाँ, तो H इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो H इज द प्लेट हाइट एंड म्यू इज मोबाइल फेज वेलोसिटी इधर ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का? इट्स ए। ठीक है, तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आप ड्यूटीरियम टंगस्टन लैम्प एज अ लाइट सोर्स, लाइट एनर्जी यूज करते हो। एफ टी आई आर में ग्लोबार या नर्नस ग्लोबार या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर है, एफ टी आई आर ना हो पर इंफ्रारेड है तो भी आप उसमें यही लगाओगे। आस में होलोकैथोड लैम्प और सेम में इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज मोस्ट suitable फॉर सेपरेटिंग नॉन वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड? ठीक है, सो जीसीएमएच, जीसीएमएस, एचपीएलसी, टीएलसी एंड पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो हमें पता है कि कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड को एग्जामिन करती है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज एचपीएलसी। ठीक है, एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करेंगे। असर्शन क्या बोल रहा है? इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द बेस पीक is always the peak with highest mass to charge ratio. Reason क्या है? The base peak represent the most stable and abundant ion fragment in the spectrum. Okay, question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। असर्शन क्यों फॉल्स है? जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो बेस पीक होती है उसमें जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो आए। ओके, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। जो बेस पीक है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा स्टेबल और अबंडेंट आयन फ्रेगमेंट को इन द स्पेक्ट्रम, ना कि हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, Plato's hemorrhage are subpleural ecchymosis found in the lungs of victim of carbon monoxide poisoning, drowning, electrocution or hanging. ठीक है, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। देखो, ये जो पर्टिकुलर हेमरेज है ये आपके सब फ्लूरल एरिया में है, एक्मोसिस में है। सो ये ड्राउनिंग का साइन है। ठीक है, ड्राउनिंग, डेथ ड्राउनिंग की वजह से अगर वही तो होता है। ये कैसा हेमरेज है? बेसिकली जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो रिगरस ब्रीदिंग की वजह से और वाटर की वजह से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेट ऑफ हेमरेज आपको देखने को मिलते हैं जब कभी भी बहुत ज्यादा
सांस के साथ पानी जा रहा होता है तो फोर्थ का भी फॉर्मेशन होता है। अगर उस पर्सन को तैरना नहीं आता है तो वो जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगेगी, उसकी बॉडी ऑक्सीजन क्रेव करेगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सांस लेने की वो बढ़ जाती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, भाग भाग के जा रहे हो कहीं पे, तो जैसे आप रन करते हो आपके बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत हो, आप हांफने लग जाते हो। तो ऐसे ही पानी में जाने के बाद भी होता है, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई, वो पर्सन रिगरस ब्रीदिंग करेगा, पानी हर एक ब्रेथ के साथ वापस से लंग्स में जाएगा बहुत एग्रेसिवली, फोर्थ का फॉर्मेशन होगा, मतलब झाग का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा एल्वोलियर वॉल होता है वो भी फट जाता है। इसकी वजह से ये हेमोरेज आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करेंगे। मैच द पॉइजन विद द एंटीडोट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ओपियोइड्स, साइनाइड एंड मेथनॉल। ठीक है, तो एक साइड पे आपको एंटीडोट देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर बताओ चलो। ओके, सो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको एबीसीडी दिख नहीं रही होगी बट आप करेक्टली मैच कर सकते हो। जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है उसका एंटीडोट एट्रोपाइन और पैम होता है, ओपियोइड्स में नैलोक्सन, साइनाइड में सोडियम थियोसल्फेट एंड अमाइल नाइट्रेट, मेथनॉल में इथेनॉल या फेमिजोल आप देते हो। बहुत ही फेमस एंटीडोट से बहुत ही फेमस पॉइजनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विट्रस ह्यूमर आई फ्लूइड इज ऑफन एनालाइज्ड फॉर अल्कोहल concentration because it decomposes much faster than blood. It is resistant to postmortem putrefaction and reflects blood alcohol levels accurately. It contains high level of DNA. It changes color in the presence of toxin. ओके, तो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, रेजिस्टेंट टू प्यूट्रिफैक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स ब्लड अल्कोहल लेवल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा स्टाइलिस की तरफ आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो विट्रस ह्यूमर होता है, आई फ्लूइड जो होता है, वो पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी के लिए आप लेते हो। ठीक है, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू प्यूट्रिफैक्शन बेसिकली, बट थोड़ा धीरे इफेक्ट आता है डिकम्पोजिशन का, प्यूट्रिफैक्शन का, और कम माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है और बढ़िया ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन आपको ये बताता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन कैडेवरिक स्पाज्म द यूजुअल प्रोग्रेशन ऑफ राइगर मॉर्टिस इज बाईपास्ड। रीजन क्या? इट occurs ड्यूरिंग moment of intense physical and emotional stress at the time of death causing immediate muscle contraction. ठीक है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। देखो, जो कैडेवरिक स्पाज्म होता है वो राइगर मॉर्टिस से डिफरेंट होता है, इसको हम इंस्टेंट राइगर बोलते हैं। ठीक है, तुरंत ही डेथ के तुरंत बाद ही आ जाता है, और राइगर मॉर्टिस के जैसे बाईपास भी नहीं होता, वो स्टे करता है। क्यों ऐसा होता है कि अगर वो पर्सन इंटेंस फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में रहा है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी और ऑक्सीजन कंज्यूम रहती है, इसी वजह से इमीडिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सो assertion reason both true, reason correctly explains assertion. Question number 25. According to Lake Hartlier's principle, in a system at equilibrium at distributed by equilibrium is distributed by changing the concentration, the system will stop reacting, the equilibrium will shift in a direction that tends to counteract the charge, the temperature will always increase, the catalyst will be consumed. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू काउंटर एक्ट द चार्ज। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा
जिधर पे काउंटर एक्ट होगा उस पर्टिकुलर चार्ज का। ये बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, और अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी कम क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के यही ट्रेंड समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर मूव करेंगे। मैच द फिजिक्स लॉ विथ फोरेंसिक एप्लीकेशन। सो स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, ओम्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओम्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरी, सारे बेसिक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेस मत लो। अगर सिंपली इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार सिलेबस उठाओ, उनके टॉपिक्स को लिख लो, और उनकी जो कोर थ्योरी है कि वो लॉ बोलता क्या है, उसका बेसिकली अगर कोई उसका पर्टिकुलर लॉ है, मतलब फॉर्मूला है, तो वो देख लो एक बार, नहीं तो बेसिक थ्योरी वो देख लो। ठीक है, जैसे कि स्नेल लॉ क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, ग्लास से, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम आपके स्किड मार्क से रिलेटेड है, स्पीड ऑफ व्हीकल पता करने में आपकी हेल्प करता है। ओम लॉ इज अगेन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फायर इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक से रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं, वहां पे आप ये सारे लॉज लगाते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके बुलेट की ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड है। जब फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पढ़ोगे, बुलेट की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी होगी, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाफ लाइफ क्या है? ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के हाफ लाइफ को हम कैसे बोलेंगे, कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कम टाइम में इसको आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ऑप्शन क्या है? द एंटायर सैंपल becomes like it in the entire sample comes to the decay, half of the radioactive nuclei converts in a simple uh, form because of the decay. The sample, अच्छा sample लिखा है, half of the radioactive nuclei in a sample to decay, the sample to become stable, the sample to double the mass। बहुत easy है, we all know option B is the correct answer। so half life का मतलब ही ये है कि जितना भी आपका total sample है वो half हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो वो आपका 100% है। अगर आपने एक चॉकलेट खा ली, है ना, सो फॉर एग्जाम्पल आपने 24 आवर में एक चॉकलेट खाई है, तो 24 आवर बिकम्स द हाफ लाइफ ऑफ दैट चॉकलेट, 100% जो चॉकलेट आपके पास थी। ठीक है, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है? असर्शन पूछ रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज टैप वाटर। ओके, रीजन क्या है? डिस्टिल्ड वाटर लैक्स डिसॉल्व्ड आयंस, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दैट आर नेसेसरी टू कैरी इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बट हमें ये क्वेश्चन में ये लिखना है कि टैप वाटर डज कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रीजन बिल्कुल सही है। फॉर असर्शन, ऑफ कोर्स जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते यूजुअली, जो टैप वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से टैप वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है? इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम एनएमआर बोलते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, द केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन। जो केमिकल शिफ्ट होता है एनएमआर में, उसको कैसे मेजर करते हो? नैनोमीटर में, पार्ट्स पर मिलियन में, हर्ट्ज में, जूल्स में? ओके, सो करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ। जब कभी भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की स्पेक्ट्रोस्कोपी आप देखते हो, तो जो केमिकल शिफ्ट होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसी वजह से जो एनएमआर है वो पोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए भी आप यूज करते हो, है ना। हम जो बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर इतने पीपीएम में, इतने पीपीएम में, वो पीपीएम आपका एक मेजरमेंट का वे है, बहुत कम अमाउंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट रिजल्ट इन एन एंगल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसको क्रिटिकल एंगल बोलोगे? 0, 45, 90, 180? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से रिलेटेड है, किसको बोलोगे क्रिटिकल एंगल? ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है 45 में, क्योंकि हम क्या, कौन सा लाइट यूज करते हैं हम एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी आप ट्रांसमिटेड लाइट यूज करते हो, और ऑब्लिक, तो ऑब्लिक लाइट इज रिलेटेड विद 45 डिग्री।
तो कंफ्यूज मत होना, करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, इट इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो क्रिटिकल एंगल है, तब हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है अगर वो 90 हो जाता है तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बियॉन्ड दिस एंगल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइक मोर देन 90 डिग्रीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द लेवीन टेस्ट इज प्रिजम्पटिव कलर टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोकेन, मारुआना मतलब कैनबीज, एलएसडी और हेरोइन। ठीक है, ये भी देख लेना कि कौन से प्रिजम्पटिव टेस्ट में, कलर टेस्ट में कौन सा कलर चेंज हो रहा है। बेसिक बेसिक ड्रग्स के लिए, कोकेन के लिए देख लेना, मारिजुआना के लिए देख लेना मतलब कैनबीज, एलएसडी, हेरोइन, एम्फेटामीन्स, ओपियम, इन सभी के लिए अच्छे से देख लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ। देखो, जो लेवीन टेस्ट है, इट इज रिलेटेड विथ योर मारुआना और कैनबीज रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आप उनको बोल सकते हो। सो पर्पल कलर कंफर्म करता है, क्या कंफर्मेशन का कलर है? पर्पल। पर्पल कलर कंफर्म करता है कैनाबिनॉइड्स के प्रेजेंस को। दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव कलर प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द ड्रग विथ सोर्स प्लांट। So you have cocaine, you have morphine, you have mescaline, hashish. इधर सोर्स प्लांट क्या है? पेपावर सोमनिफेरम, इरिथ्रोजाइलिन, कोका, कैनबिस सटाइवा। ओके, और देन वी हैव पायोट, लेफोफोरा, बिलमासी। कभी मैंने पेट रखा ना तो ऐसे ही प्लांट सोर्सेस के नेम रखूंगी। ठीक है, करेक्ट आंसर मैं बता दूं। देखो, मैच द फॉलोइंग में इतना बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी होने वाला है कि अगर आप दो भी करेक्ट कर लोगे तो आप सही आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, सो कोकेन कम्स फ्रॉम इरिथ्रोजाइलिन, कोका। मॉर्फिन ओपियम का प्रोडक्ट है। ओपियम में सबसे ज्यादा अबंडेंटली मॉर्फिन ही प्रेजेंट होता है, पेपावर सोमनिफेरम, ओपियम पॉपी। मस्कलाइन कम्स फ्रॉम अ कैक्टस जिसको हम पायोट बोलते हैं। हशीश कम्स फ्रॉम अ कैनबीस, कैनबीस से टाइवा। हशीश, हशीश क्या होता है आपका? रेजिन है। ओके, रेजिन है कैनबिस प्लांट का, इसमें टीएचसी कंटेंट इनका एक्टिव प्रिंसिपल है। सो ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 33, टॉक्सिकोकाइनेटिक डील्स विद द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ऑन द बॉडी, what the body does to the poison, the legal punishment for the poisoning and color of the poison. So बॉडी में जाके क्या होता है? देखो, दो टर्म्स आते हैं, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स और टॉक्सिकोडायनामिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या पढ़ोगे, डायनामिक्स में क्या पढ़ते हो, ये इन जनरल देख लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पॉइजन, कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसके साथ क्या करती है? एडीएमई अब्जॉर्प्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म करेगी और एक्सक्रीशन करेगी। इसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है? द मार्क्विस टेस्ट टर्न ऑरेंज ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फिटमीन्स। रीजन क्या है? द कलर चेंज इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द रिएजेंट विद द एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मार्क्वीज टेस्ट है वो एम्फेटामिन से ऑरेंज ब्राउन आपके पॉजिटिव प्रेजेंस में है। ठीक है, अगर हेरोइन और मॉर्फिन है तो वो पर्पल कलर देगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच हैवी मेटल इज नोन एज which heavy metal poisoning is also known as Minamata disease? Lead, mercury, cadmium, chromium. Yes. ठीक है, मिनीमाटा डिजीज के सिम्टम्स क्या है? न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, विजन इम्पेयरमेंट हो सकती है। सबसे पहले मिनीमाटा डिजीज जापान में फाइंड आउट हुई थी अराउंड 1956। ठीक है, किसके पॉइजनिंग से हो रही है? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। मर्क्यूरी में भी कौन सी पर्टिकुलर मर्क्यूरी? मिथाइल मर्क्यूरी। मिथाइल मर्क्यूरी की पॉइजनिंग से मिनीमाटा डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 36, डाइंग डिक्लेरेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ओनली इफ अ मजिस्ट्रेट इज अनअवेलेबल under no circumstances, only if the police officer is of a higher rank, and always as per the section 32 of Indian Evidence Act.
ठीक है, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन ए के साथ, बट ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो option D is correct. It is always admissible. Dying declaration always admissible because of the section number 32 of Indian Evidence Act. ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है तो भी एडमिसिबल है। डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन प्रेजेंट है जिसके सामने उस पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, मरते मरते कोई स्टेटमेंट बताई है, तो वह एडमिसिबल होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मैच द टर्म ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप। टर्म को स्टेप के साथ, जैसे ह्यू एंड क्राई, चार्जशीट, केस डायरी, पंचनामा। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ह्यू एंड क्राई इज रिलेटेड विद पब्लिक अलार्म, या फिर किसी क्रिमिनल को कैच करने के लिए अलार्म अगर हो, चिल्ला रहे हैं तो। चार्जशीट क्या होती है? ये वो पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है जो कोर्ट में सबमिट होती है कि भाई ये चार्जेस इस बंदे पे लगे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई क्राइम करा, तो मुझे नहीं पता ना कि मेरे ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। मेरे ऊपर क्राइम के भी चार्जेस लगेंगे, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के भी चार्जेस लगेंगे। मैंने किसी को अगर मोटिवेट करा है मेरे साथ जुड़ने में कि चल भाई इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। सो बेसिकली जितने भी चार्जेस लग रहे हैं, उसके बाद जब ये कोर्ट में सबमिट होता है कि भाई इसने ये क्राइम करा और ये चार्जेस लग रहे हैं, उसको हम चार्जशीट बोलते हैं। केस डायरी क्या होती है? एक तरीके का डेली इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है। पंचनामा क्या होता है? कम से कम दो लोगों के सामने, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पंचनामा। दो लोगों के प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके उनके प्रेजेंस में ही हम क्या करते हैं, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, द गोल्डन आवर in a crime scene management refers to the hour before sunset, the first few hours of, हाँ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, we all know the answer, अर्ली आवर्स आफ्टर द क्राइम, उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन क्या बोल रहा है? फिजिकल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन आई विटनेस टेस्टिमनी। रीजन क्या बोल रहा है? फिजिकल एविडेंस डज नॉट forgot, is not influenced by any emotion and cannot be confused, whereas human memory is fallible. बिल्कुल, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस, लाइक facts do not lie, forensic facts do not lie, forensic evidences do not lie, है ना? of course आई विटनेसेस ज्यादा रिलायबल फिजिकल एविडेंसेस होते हैं। of course रीजन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, क्योंकि वो जो एविडेंस है वो कोई भी चीज भूल नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो सकता, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है? अ रफ स्केच ऑफ अ क्राइम सीन मस्ट इंक्लूड अ स्केल ड्राइंग, अ नॉट पॉइंट एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल relative objects from fixed points, artistic shading and names of all suspect. ठीक है, करेक्ट आंसर बताती हूँ, दिस इज अबाउट द रफ स्केच। वापस से क्वेश्चन पढ़ लो, इट इज अबाउट द रफ स्केच नॉट द फाइनल वन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बच्चों आप सभी को ऑप्शन बी, नॉर्थ पॉइंट। अरे, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, दिस इज नॉट अ नॉर्थ पॉइंट एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, हाँ, ओके। सो मेजरमेंट्स आप फाइनल स्केच में देते हो, वैसे तो अगर रफ स्केच में नहीं दे रहे हो तो भी चलेगा, बट रफ स्केच में बेसिकली नॉर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Okay, north direction very important, measurement again important, location of evidence is very important, and reference points जो भी आपका method है sketching का उसके हिसाब से। Question number 41, pen skip is a characteristics often found in fountain pens, fountain pens, ballpoint pens, flat tip pens or pencils. ठीक है, तो yes it is a characteristic feature of ballpoint pen। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का फीचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ब्लड स्पैटर पैटर्न और उसके फिजिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। आर्टरियल ग्रशिंग, एक्सपायरेटेड पैटर्न्स, स्वाइप पैटर्न्स एंड वॉइड्स।
ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, आर्टेरियल रशिंग कब होती है? जब कभी भी ब्लड बॉडी से एग्जिट कर रहा है इन एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। एक्सपायरेटेड पैटर्न्स क्या होते हैं? जब कभी भी मुंह से, नोज से बबल के फॉर्म में ब्लड निकला है। तो स्वाइप पैटर्न तब होता है जब एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दूसरे से मूव हो रहा है और ब्लड उसके बीच में स्वाइप हो गया है। ठीक है, वॉइड कब? कोई ऐसी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर ब्लड स्मीयर हो गया है, जब ये ऑब्जेक्ट्स हट जाएंगे तो जो वॉइड बचेगा उसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओ यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, यस। Question number 43. The Takayama test is a microcrystal test for blood. The resulting crystals are rhomboid shaped and brown, feathery salmon pink and shaped like a needle, blue and square, colorless and hexagonal. देखो टाकायामा टेस्ट में डिफरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं, टाइकमेट में डिफरेंट क्रिस्टल बनते हैं, तो याद रखना। ठीक है, टाकायामा में कैसे क्रिस्टल्स बनेंगे मैं बताती हूँ। करेक्ट आंसर फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाकायामा में बनते हैं फेदरी साल्मन पिंक शेप के नीडल लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी यूजेस हाई प्रेशर टू पुश द मोबाइल फेस थ्रू अ कॉलम। रीजन, स्मॉलर स्टेशनरी फेस पार्टिकल्स साइज इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो पर्टिकुलर पार्टिकल साइज सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं बेटर सेपरेशन के लिए, बट इट क्रिएट्स अ हायर रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द ऑल बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो आई एम नॉट एट माई प्लेस, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू नो कैमरा इज नॉट ऑन, बट स्टिल मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 1000 MCQ का टारगेट है, मतलब है, करेंगे मतलब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 45, बायोफ्रिंजेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स लाइक फाइबर एंड ग्लासेस to absorb all the lights, to have different refractive indices depending on the direction of light, reflect like a mirror or glow under the UV light। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। We all know the correct answer. Yes, I will get the correct answer for this question. So option B is the correct answer. Birefringence is the material which have multiple refractive indices different direction के according। ठीक है, question number 46, Stas auto method is a traditional technique used for the extraction of volatile poisons, non-volatile organic poisons, metallic poisons and gases। ठीक है, करेक्ट आंसर बताती हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजंस एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप स्टास ऑटो मेथड यूज करते हो। ठीक है, मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्ट्रिग्नीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द पॉइजंस क्लासिफिकेशन विद अ एग्जांपल, corrosive, irritant, neurotoxic, cumulative। ठीक है, सो वी हैव स्नेक वेनम, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड और आर्सेनिक, मतलब लेड एंड आर्सेनिक। तो ऑफ कोर्स कोरोसिव क्या है? कोरोसिव नेचर किसका है? सो वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। इरिटेंट क्या है? आर्सेनिक। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक क्या है? स्नेक वेनम। क्यूमुलेटिव क्या है? लेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48, which law states that at constant temperature the solubility of a glass in a liquid proportion to the pressure of the gas above the liquid। कौन सा लॉ बोलता है ये स्टेटमेंट? पॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर इज बी, हेनरी का लॉ स्टेट्स दिस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन अ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, वो बढ़ता है। ठीक है, हेनरी का लॉ गैसेस, लिक्विड और गैसेस के लिए है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन एंड रीजन इन केस ऑफ एसिड पॉइजनिंग, फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4 की एसिडिक पॉइजनिंग हो रही है, द स्टमक शुड नेवर बी वॉश्ड यूजिंग अ
स्टमक ट्यूब, मतलब गैस्ट्रिक लैवेज नहीं देंगे। क्वेश्चन इस assertion का रीजन क्या है? द corrosive action of acids make the stomach wall extremely thin and brittle that leads a high risk of perforation during the lavage. Perforation मतलब क्या? स्टमक वॉल में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, इसका रिस्क होता है, इसी वजह से हम गैस्ट्रिक लैवेज नहीं देते हैं इन एसिड पॉइजनिंग। Okay, absolutely correct. Yes, option A is the correct answer. Both A and R is true, and reason is the correct um, explanation for assertion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, आंसर यहाँ पे दिख रहा था क्या? देखा नहीं मैंने हटा तो दिए थे सारे आंसर्स, बट कोई ना। Poisons are substance that cause harm primarily through mechanical action, physical force, chemical and biochemical actions, physiological suggestions. ठीक है, 25 क्वेश्चंस टू गो। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है यस, केमिकल एंड बायोकेमिकल एक्शंस क्रिएट करते हैं, राइट, और हार्म करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैं तुमको ऐसे बता देती हूँ, ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहा होगा, आंसर बता देती हूँ, 3 इंटू 10⁸ Okay, this is the correct answer. Question number 52, the forensic term with its physics. So ricochet, impulse, muzzle flash, trajectory, ballistic का question है। आपके CVT PG में ballistic related surprise questions आते हैं, so मैंने भी डाले हैं ताकि real life आपको experience हो सके। अगर ये नहीं बनेगा no problem। ठीक है, मैं बता देती हूँ रिकोशे क्या होता है। जब कभी भी बुलेट किसी भी चीज से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई है अपने डायरेक्शन से, उसको बोलते हैं रिकोशे। इम्पल्स किसको बोलते हैं? जब उस बुलेट की मोमेंटम में चेंज हो जाता है। मजल फ्लैश किसको बोलते हैं? जैसे ही क्या करा, फायर करा है ना, तो मजल के पास पे जो एनर्जी या थोड़ी सी ऐसे लाइटिंग जैसी दिखती है उसको मजल फ्लैश बोलते हैं। ट्रेजेक्टरी, जो पैराबोलिक पाथ होता है बुलेट का, उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। So that's why option A is the correct answer for this question. Question number 53. Latent heat vaporization is the heat requires to raise the temperature of a liquid by 1 degree centigrade, convert a liquid into vapor without changing its temperature, melt a solid, burn a substance completely. क्वेश्चन नंबर 53, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। यू कैन पॉज द वीडियो, है ना। तो आई एम रशिंग बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, जिसमें मैं आप सभी के लिए ये सेशन क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 54, असर्शन बोल रहा है अल्ट्रा वाइट यूवी लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर एनर्जी देन विजिबल लाइट। रीजन क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। असर्शन रीजन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल जाता है असर्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? burning of food, rusting of an iron, melting of ice, digestion of food. Physical change, of course, very easy, very simple. ठीक है, melting of ice, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, दैट्स व्हाई फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 56, डर्मल पैपिलाई आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन between the epidermis and dermis only on the palms and inside the sweat glands. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डर्मल पैपिलाई। डर्मल पैपिलाई से ही फिंगरप्रिंट रेज होते हैं। अगर डर्मल पैपिलाई डैमेज हो गया तो वहां पे स्कार बन जाएगा, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एंड दिस डिटरमाइन द रिज पैटर्न, जो कि हमारे होल लाइफ चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, match the fingerprint development chemical with this residue target. So we have silver nitrate, ninhydrin, cyanoacrylate, iodine. Silver nitrate, ninhydrin, cyanoacrylate and iodine. ठीक है, सो सरफेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फटाफट से तुमको आंसर बताती हूँ। सिल्वर नाइट्रेट आपके क्लोराइड सॉल्ट से
रेसिड्यू से इंटरैक्ट करता है, नॉन हाइड्रोजन आपके अमाइनो एसिड से इंटरैक्ट करेगा, साइनोएक्रिलेट मॉइस्चर एंड फैट से, और जो आयोडीन्स होते हैं वो फैट्स और लिपिड से इंटरैक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करते हैं। अ टेंटेड आर्च इज अ पैटर्न वेयर रिज recurve and exit on the same side, no, flow from one side to the other with a sharp upthrust in the center, okay, from a complete circle, no, ये आपके वॉल में होता है, these are absent, so option B is the correct answer. Question number 59. A question document is any document whose authenticity or origin is in dispute, yes. Only handwritten documents can be question documents. Typed or printed ones are examined under digital forensics. ठीक है, सो वी ऑल नो assertion is true but reason is false. वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. टूल मार्क्स आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्राइम? सो साइबर क्राइम, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, हिट एंड रन एंड पॉइजनिंग. सो वी ऑल नो टूल मार्क्स किस में आते हैं? बर्गलरी के केस में, हाउस ब्रेकिंग के केस में, है ना. क्वेश्चन नंबर 61. हाइपोस्टैसिस और पोस्टमार्टम लिविडिटी यूजुअली बिकम्स फिक्स्ड आफ्टर 2 hours, 4 hours, 8 to 12 hours and 24 hours. तो कब फिक्स हो जाता है? देखो 8 से 12 घंटे में हाइपोस्टैसिस या लिविडिटी फिक्स हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 62. मैच करना है पोस्टमार्टम चेंजेस को उनके टाइम फ्रेम के साथ. तो वी हैव राइगर मॉर्टिस कब स्टार्ट होता है स्पेसिफिकली इंडिया में, है ना. इंडिया देखो जितने भी पोस्टमार्टम चेंजेस हैं वो इन्वायरमेंट पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया राइगर मॉर्टिस. पोस्टमार्टम लिविडिटी प्यूट्रिफैक्शन स्टार्ट कब होता है? ग्रीनिश डिस्कलरेशन. राइगर मॉर्टिस कब पास ऑफ होता है? तो देखो राइगर मॉर्टिस स्टार्ट हो जाता है 1 से 2 घंटे के बीच में. लिविडिटी 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है. प्यूट्रिफैक्शन 18 से 24 घंटे में शुरू होता है, शुरुआत होती है, इट बिगिंस. ठीक है, राइगर मॉर्टिस डिसअपियर हो जाता है 24 से 36 आवर्स में. दिस इज करेक्टली मैच्ड. ओके, सो जिस बच्चे ने भी करेक्टली मैच करा है कि ये सोचा है कि हाँ ये तो पहले से ही मैच है, उनका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 63. प्रिसिपिटीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the blood group, whether the blood is of human origin or animal origin, the age of the blood stain, the DNA profile. So जो precipitin test है, ठीक है, वो एंटीजन एंटीबॉडी एग्जामिनेशन हम ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है या एनिमल ओरिजिन का ये पता करने के लिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. असर्शन कैसल मेयर टेस्ट इज अ प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड. रीजन क्या है? इट रिलाइज ऑन द पेरोक्सिडेज लाइक एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्साइड द फिनोफ्थलीन. यस, वी ऑल नो कि करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, असर्शन रीजन, और रीजन भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65. लेटिस क्रस्ट मेथड ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड ऑन फ्रेश लिक्विड ब्लड, ड्राइड ब्लड क्रस्ट एंड सीमेन स्टेन्स, बोन मैरो. ठीक है, सो ड्राइड ब्लड ग्रुप की जब आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है तो आप लेटिस क्रस्ट मेथड यूज करते हो एंड इट इज गिवन बाय लियोन लेटिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें. क्वेश्चन नंबर 66. द पीएच ऑफ 0.01 MHCl सोल्यूशन इज. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, लॉग 10 to the पावर -2 इज इक्वल टू 2 माइनस में. ठीक है, 0.01 था ना, इसी वजह से इसको हमने 0.-2 लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 67. मैच द क्रोमेटोग्राफी फेज विथ अ टेक्निक. पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC, GC, रिवर्स फेज, HPLC. ठीक है, सो TLC में क्या स्टेशनरी फेज होता है? हमारा सिलिका जेल. GC में हाई बॉइलिंग लिक्विड. रिजर्व फेज में C18 बॉन्डेड कॉलम्स, है ना. पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेल्यूलोज. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी separates ion based on their mass to charge ratio. We all know this. Question number 69. Polar molecules have higher retention time in normal phase HPLC. Reason क्या है? The normal phase HPLC, the stationary phase is polar and polar analytes interact more strongly with it. ठीक है, more strongly with it.
तो बिल्कुल रीजन बिल्कुल सही है असर्शन के लिए, असर्शन रीजन दोनों सही है। लैम्बर्ट बीयर लॉ इज द बेसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड माइक्रोस्कोपी। तो हमें पता है लैम्बर्ट बीयर लॉ क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है। Question number 71. Dactyloscopy was officially adopted by the government of India in 1897, 1950, 1902 and 1858. तो कैलकाटा में फिंगरप्रिंट ब्यूरो डेवलप हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको टॉक्सिकोलॉजिकल टर्म को मैच करना है, लीथल डोज, हाफ लाइफ, टॉलरेंस एंड पोटेंशियल बेसिकली। मतलब पोटेंशिएशन, पोटेंशन और सिनर्गिज्म मान लो, ठीक है। LD50 क्या होता है? LD50 और एक LC50 भी होता है। LC का मतलब होता है लीथल कॉन्सेंट्रेशन, LD का मतलब होता है लीथल डोज। मतलब 50% पॉपुलेशन आपकी किल हो जाएगी। हाफ लाइफ इज द टाइम जिसमें हाफ एलिमिनेशन हो रहा है, हाफ रिडक्शन हो रहा है। टॉलरेंस वो डोज होता है जिससे ज्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड पोटेंशिएशन इज वन ड्रग एनहांसेस द अदर वन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो आईपीसी का सेक्शन 300, 320, 375 एंड 420। सो 320 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज फॉर रेप, दिस इज फॉर मर्डर एंड दिस इज फॉर फॉर्जरी और धोखाधड़ी। Question number 74. In vacuum like space, all objects fall at the same rate regardless of their mass. Reason क्या? Acceleration due to gravity is independent of the mass of the falling object. ठीक है, बिल्कुल सही है। assertion reason दोनों सही है, reason बिल्कुल सही है assertion के लिए। Question number 75 and the final question. Chromatography was first invented by Michael T. Swatt, Francis Atson, Robert Boyle and Isaac Newton. So we all know the correct answer. It is T sweat, Mikhail T sweat. वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से हमने कोशिश करी कि कम से कम टाइम पे हम 75 MCQ सॉल्व कर ले। इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट सेशन हम रेस्ट 75 MCQ करके हमारा 1000 MCQ का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन माय टेस्ट सीरीज कोर्स बच्चों, विच इज रियली अमेजिंग। टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन करो, उसमें आपको 5000 प्लस MCQs मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप 100% CVT PG क्रैक कर सकते हो। So yes, I'll see you all in the next session. Wishing you all the best. Thank you so much for joining in and watching this particular session. And जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, subscribe the channel, like this video. And yes, I'll see you all in the next one. Bye bye. Take care. Wishing you all the best. सबका CVT PG बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छे आंसर्स करते हैं। I'll see you all in the next one. Bye bye.